नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे आज यहाँ पर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के सेशन नंबर 5 की। और यदि मैं आज के सेशन की बात करूं तो आज का सेशन आपका थोड़ा सा अलग होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आज हम लोग जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोडिंग का डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके बेसिकली एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जबकि अगर हम बात करें बैंकिंग के एग्जाम में, तो बैंकिंग के एग्जाम में इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका आंसर मैं आपको सेशन के लास्ट में दूंगा। क्योंकि एसएससी के एग्जाम में इस पैटर्न पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आपके आगामी सत्र या परीक्षा की अगर मैं बात करूं, वहां पर आपको कंडीशनल कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप आसानी से उसको बना पाए। तो चलिए सीखते हैं कुछ नया, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग। तो बात करते हैं आज के सेशन की, स्टार्ट करते हैं सेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंडीशनल कोडिंग। तो कंडीशनल कोडिंग जैसा कि इसका नाम है, तो यहाँ पर आपको कोड में परिवर्तित करने के लिए, यानी कि जिसके लिए कोड पूछा गया उसको कोड में परिवर्तित करने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई होती हैं। और उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको क्या करना होता है, कोड में परिवर्तित करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दिए गए प्रश्न की, तो यहाँ पर आपको एक संख्या दिखाई दे रही है और इसके बाद आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं। कंडीशंस आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करें अलग अलग डिजिट्स के लिए अलग अलग कोड यहाँ पर आपको एक सारणी के माध्यम से दिया गया है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं कंडीशनल कोडिंग की, तो कंडीशनल कोडिंग क्या आपके इसी पैटर्न पर बेस्ड होता है? तो नहीं। इसके अलावा भी आपको कंडीशनल कोडिंग में अलग तरीके से प्रश्न देखने को मिलता है, तो उसको भी हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं, जब इस पैटर्न पर बेस्ड आपको कंडीशनल कोडिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे आप विद इन सेकंड चुटकियों में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको संख्या दिखाई दे रही है और कंडीशन की अगर हम बात करें, तो कंडीशन में बोला जा रहा है इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इवन डिजिट या इवन नंबर। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें यदि पहले और अंतिम अंक क्या है, सम संख्याएं हैं, तो ये कंडीशन आपको कहीं से लगती हुई दिखाई नहीं दे रही, यानी कि इसको हमें क्या कर देना है, इग्नोर मार देना है। नेक्स्ट वाली यदि मैं कंडीशन की बात करूं, तो बोला जा रहा है यदि पहले और अंतिम अंक क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं पहला अंक यहाँ पर 3 है और अंतिम अंक आपका यहाँ पर 9 है, और दो के दोनों क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो इसके आगे क्या करना होगा, तो दोनों को यू के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें विकल्पों की, तो विकल्प के आपको फर्स्ट और लास्ट दोनों में क्या देखने को मिलेगा, यू देखने को मिलेगा। यानी कि दोनों अंकों के लिए जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं बचे हुए एलिमेंट्स की, तो बचे हुए एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो तीसरा एलिमेंट के लिए कोड यहाँ पर आपको अलग देखने को मिल रहा है और तीसरा एलिमेंट आपको वहां पर देखने को मिल रहा है 7। यानी कि 7 की अगर हम कोड की बात करें, तो 7 का कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जी। इट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पर दिए गए विकल्पों की, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर? तो आप इस प्रकार से आसानी से विद इन सेकंड क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एग्जाम में यदि इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं, तो बोला जा रहा है इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इवन डिजिट्स। तो यहाँ पर पहली कंडीशन फॉलो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट अगर हम कंडीशन की बात करें, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर ऑड डिजिट, ये भी फॉलो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि आपका जो ये क्वेश्चन है पिछली कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यानी कि जब कोई भी कंडीशन फॉलो ना हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो उस केस में आपको क्या कर लेना है, जिस डिजिट का जो कोड गिवन है उसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेना है। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पर 4 की, तो 4 के लिए कोड देखने को मिल रहा है x, जो कि आपको केवल और केवल एक विकल्प यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। आंसर की अगर हम बात करें, देखो एग्जाम में आपको पूरे कोड्स को मैच कराने की जरूरत नहीं है। जब आपको केवल और केवल एक विकल्प में ही x देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसी को अपना आंसर मार्क करेंगे और आगे मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बाकी के हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर कोड को मैच कर ले रहे हैं। तो 7 के अगर हम कोड की बात करें तो जी देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम 6 के कोड की बात करें तो ई देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम 8 के कोड की बात करें तो जे देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं 3 के कोड की, तो आपको वाई देखने को मिल रहा है। और एट लास्ट अगर हम बात करते हैं 5 के कोड की, तो आपको यहाँ पर बी देखने को मिल रहा है। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। बात करेंगे फटाफट से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं, तो सेम कंडीशन यहां पर भी आपको देखने को मिल रही है और इस बार पहली डिजिट भी इवन है और लास्ट वाली भी क्या है, इवन नंबर है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यदि पहले और अंतिम अंक सम संख्याएं, तो दोनों को वी के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में भी आपको वी देखने को मिलेगा और लास्ट में भी आपको वी देखने को मिलेगा। तो 3 ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, बचा आपका एक ही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। आसानी से बिना एफर्ट लगाए, एफर्टलेस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर
निकाल सकते हैं। क्लियर। बात कर लेते हैं अगर हम बचे हुए एलिमेंट्स की, तो 3 का कोड यहाँ पर y देखने को मिल रहा है, 1 का कोड आपको यहाँ पर n देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बात करें 9 के कोड की, तो 9 का कोड आपको o देखने को मिल रहा है, 5 के कोड की अगर हम बात करें तो आपको b देखने को मिल रहा है। क्लियर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस बार आपको कंडीशंस अलग देखने को मिल रही हैं, तो जब कंडीशंस अलग देखने को मिल रही है तो क्या करना होगा, हमें फिर से कंडीशंस को पढ़ना होगा। पहले यदि हम कंडीशन की बात करें तो बोला जा रहा है इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड लास्ट डिजिट इज इवन, तो यानी कि यहाँ पर आपको पहली कंडीशन फॉलो होती हुई दिखाई दे रही है। और इन जनरल जब हम बात करते हैं कंडीशनल कोडिंग की, तो यहाँ पर आपकी मल्टीपल कंडीशंस फॉलो नहीं होती, फिर भी आपको एक बार कंडीशंस को पढ़ लेने की आवश्यकता होती है जब हम एग्जाम में प्रश्नों की बात करेंगे। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है इफ देयर इज अ डिजिट विच इज गेटिंग रिपीटेड, यानी कि कोई एक ऐसा अंक जो कि क्या है, एक से अधिक बार आया, तो कोई भी अंक यहाँ पर आपको एक से अधिक बार आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। नेक्स्ट वाले की यदि मैं बात करूं तो बोला जा रहा है इफ द थर्ड डिजिट इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, यानी कि थर्ड डिजिट की बात अगर हम बात करें तो इसके बाद आपको एक ऑड नंबर यानी कि 3 देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कंडीशन भी आपकी फॉलो होती हुई दिखाई नहीं देगी। फोर्थ वाले की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है इफ द मिडिल डिजिट इज ऑड, मिडिल डिजिट आपको यहाँ पर एक इवन नंबर के तौर पर देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कंडीशन भी फॉलो नहीं होगी। और एट लास्ट अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शन के तौर पर आपको देखने को मिल रहा है 0 इज नाइदर ऑड नॉर इवन, यानी कि 0 को हमें ना तो एक सम संख्या कंसीडर करना है ना तो एक विषम संख्या कंसीडर करना है। क्लियर। अब हम बात करेंगे पहली कंडीशन की, तो पहली कंडीशन में आपको बोला गया है यदि पहला अंक विषम संख्या और अंतिम अंक एक सम संख्या है तो दोनों अंकों के लिए कोड आपस में बदले, यानी कि जो कोड 6 के लिए है वो हम कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, और जो कोड 1 के लिए उसको हम कहाँ लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो 1 के लिए कोड की अगर हम बात करें तो @ देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और 6 के लिए हम कोड की बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है एस, यानी कि सबसे पहले देखने को मिलेगा एस, ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब यदि हम बात करते हैं बचे हुए एलिमेंट्स की, तो बचे हुए एलिमेंट्स में आपको तीसरे एलिमेंट के लिए कोड अलग देखने को मिल रहा है, और तीसरा एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है 4। तो 4 के लिए अगर हम कोड की बात करें तो हमें देखने को मिल रहा है एम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो इस बार बोला जा रहा है द फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड लास्ट डिजिट इज इवन, यानी कि ये कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होगी। अगले यदि हम कंडीशन की बात करें, चलो हिंदी में पढ़ देता हूं, ठीक है। यदि कोई अंक दी गई संख्या में दोहराया जा रहा है तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं होगी। नेक्स्ट वाले की यदि हम बात करें, यदि तीसरे अंक के बाद एक सम संख्या, तो तीसरे अंक के बाद आपको एक सम संख्या नहीं देखने को मिल रही, यानी कि ये कंडीशन भी हो गई इग्नोर। नेक्स्ट वाले की यदि मैं बात करूं, यदि मध्य अंक विषम संख्या है तो मध्य अंक आपको 1 देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। और जब मध्य अंक क्या होगा, एक विषम संख्या होगा, तो मध्य अंक और अंतिम संख्या के कोड को आपस में बदलें, यानी कि अगर हम बात करें 1 और 7 का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो थर्ड नंबर पे जो आपको कोड देखने को मिलेगा वो मिलेगा 7 के लिए कोड, यानी कि एल देखने को मिलेगा आपको थर्ड नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एलिमिनेट और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एलिमिनेट। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो कोड 1 के लिए था, जो कि @ है, वो आपको लास्ट में दोनों विकल्पों में देखने को मिल रहा है। अब इसको भी आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे, जैसा कि कोई भी अंक यहाँ पर रिपीटेड फॉर्म में नहीं है, इट मींस कोई भी कोड आपका रिपीटेड फॉर्म में नहीं होगा, यानी कि बचता है आपका एक ही विकल्प, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो यदि आपको कंडीशनल कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप इस स्मार्ट तरीके को फॉलो करके क्वेश्चंस को विद इन सेकंड चुटकियों में बना सकते हैं, और जो बैंकिंग वाले एस्पायरेंट हैं उनके लिए भी ये क्लास क्या होगी, काफी हेल्पफुल होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो इस बार कंडीशंस आपको अलग देखने को मिल रही हैं, तो इसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। क्या है, यदि पहले और अंतिम अंक सम संख्याएं हैं, तो पहला अंक एक सम संख्या है, लास्ट वाला एक विषम संख्या है, ये हो जाएगा आपका, फिलहाल इस कंडीशन को आपको फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट वाले की यदि मैं बात करूं, यदि पहला अंक विषम संख्या, ये भी हो जाएगा आपका एलिमिनेट। नेक्स्ट वन यदि मैं बात करूं, यदि पहले और अंतिम अंक विषम संख्या है, ये भी हो जाएगा आपका एलिमिनेट। नेक्स्ट वन यदि मैं बात करूं, यदि पहला अंक सम संख्या और अंतिम अंक एक विषम संख्या है, तो पहले और अंतिम अंक के कोड को आपस में बदलना होगा, यानी कि जहां पर 6 का कोड होगा वहां पर हम 3 का कोड लिखेंगे, और जहां पर 3 का कोड होगा वहां पर हम 6 का कोड लिखेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 6 के कोड की, तो हैश आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, यानी कि 2 ऑप्शन हो गए आपके एलिमिनेट। और इसके बाद यदि मैं बात करूं 3 के कोड की, तो 3 का कोड आपको देखने को मिल रहा है @, यानी कि सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा @, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा एलिमिनेट। क्लियर। बचे हुए अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 7 का कोड देखने को मिल रहा है डी। इसके बाद अगर हम बात करें 2 तो 2 के लिए कोड है W। इसके बाद हम बात करें 4 तो 4 के लिए कोड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर V। और अगर हम बात करें यहाँ पर 1 तो 1 के लिए कोड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर एंड। क्लियर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। बात करेंगे अगले प्रश्न की।
अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला जा रहा है यदि पहले और अंतिम अंक सम संख्याएं तो ये आपको कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो बोला है यदि पहला अंक विषम संख्या और अंतिम अंक सम संख्या है तो ये वाली कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉलो होती हुई दिखाई दे रही। जबकि बाकी के दो हम कंडीशंस की बात करें तो यदि पहले और अंतिम अंक विषम संख्या है तो ये भी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं। और एट लास्ट यदि मैं बात करूं तो यदि पहला अंक सम संख्या और अंतिम अंक विषम संख्या तो ये भी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। कंडीशन 2 यहाँ पर आपको फॉलो होती हुई दिखाई दे रही है। और कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बोला है तो दोनों को पहले अंक के कोड द्वारा कोडित किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट में जो आपको कोड देखने को मिलेगा वही आपको लास्ट में भी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर दो ऑप्शंस को आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट और लास्ट जो यहाँ पर आपका कोड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब हमें देखना है कि 9 के लिए कोड क्या है, या तो V है या तो J है। तो 9 के लिए कोड आप देख सकते हैं क्या है, J। यानी कि फर्स्ट और लास्ट दोनों में हमें J देखने को मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो कंडीशन की बात कर लेते फटाफट। यदि पहले और अंतिम अंक सम संख्याएं हैं तो दोनों को Z के रूप में क्या करना है हमें, यदि पहले और अंतिम अंक सम संख्याएं हैं तो दोनों को Z के रूप में हमें क्या करना है, कोडित करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही विकल्प में आपको दोनों में Z देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो विद इन सेकंड चुटकियों में कैसे आसानी के साथ आप प्रश्न बना सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा, जैसा कि मैंने कहा कि क्या आपके कंडीशनल कोडिंग पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इसी आधार पर पूछे जाते हैं, या इसके अलावा भी अगर हम बात करें कंडीशनल कोडिंग के जो प्रश्न है पूछे जाने के, जो कंडीशनल कोडिंग के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो किसी और फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंडीशनल कोडिंग की तो अन्य प्रकार से भी कंडीशनल कोडिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन यहाँ पर अगर हम बात करें जो प्रश्न है उन प्रश्नों को भी हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो बात करेंगे हम लोग फिलहाल अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर बोला जा रहा है यदि पहले और अंतिम अंक सम संख्या है तो ये कंडीशन फॉलो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यदि पहला अंक विषम संख्या और अंतिम अंक सम संख्या है तो ये भी आपकी फॉलो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यदि पहले और अंतिम अंक विषम संख्याएं हैं तो दोनों को अंतिम अंक के कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। यानी कि ये कंडीशन आपकी फॉलो होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इस बार फर्स्ट और लास्ट दोनों में हमें कोड किसका देखने को मिलेगा, 3 का देखने को मिलेगा। और 3 के लिए कोड क्या है, @ यानी कि पहले भी @ होगा और लास्ट में भी क्या होगा, @ होगा। तो केवल और केवल आपको एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। तो एग्जाम में यदि आपको कंडीशनल कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। हालांकि हम इसके दूसरे फॉर्मेट पे भी चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को बताया था कुछ मिसलिनियस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो जैसा कि आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का पहला सेशन अटेंड किया तो वहां पर आप लोगों ने सीखा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। तो आपने देखा कि जब हम प्रश्नों के प्रकार की चर्चा कर रहे थे तो बेसिकली जो आपके कोड बन रहे थे, या तो अगर आपके कोई वर्ड गिवन है तो उनके कोड्स लेटर के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, या तो अगर आपको कोई वर्ड गिवन है तो उनके कोड्स हम लोग नंबर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिंबल्स के फॉर्म में लेटर्स के कोड या वर्ड के कोड देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार की कोडिंग दिखाई देगी तो आपको केवल और केवल एक बात याद रखना है जो कि मैंने आपको दोनों ही प्रकार के कोडिंग्स में बताई है। जैसा कि अगर हम बात करें अल्फाबेटिकल कोडिंग और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल कोडिंग, आपको सबसे पहले क्या ध्यान देने की आवश्यकता थी, हमने कहा जब किसी वर्ड का कोड पूछा जाता है तो हमें यह ध्यान देना होता है कि हम उस वर्ड का निर्माण दिए गए वर्ड के अक्षरों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। क्लियर। उस वर्ड का हम निर्माण कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जब हम बात करेंगे वर्ड टोन की तो यहाँ पर N मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा T, O और E, और इन 4 अक्षरों से हम यहाँ पर वर्ड टोन को लिख सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं इस प्रकार के कोडिंग के प्रश्नों की तो इन जनरल यहाँ पर जो आपके कोड के तौर पर सिंबल्स गिवन होते हैं वो लेटर्स के सामने सामने ही आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर दिए गए जो 2 आपके वर्ड हैं इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं वर्ड टोन की तो टी यहाँ पर आपको थर्ड एलिमेंट के तौर पर देखने को मिल रहा है, और थर्ड एलिमेंट हो जाएगा आपका कॉपीराइट। यानी कि 2 ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर एलिमिनेट। तीसरा भी हो गया आपका एलिमिनेट। क्यों? क्योंकि थर्ड एलिमेंट है यहाँ पर आपका कॉपीराइट, और सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कॉपीराइट। विद इन सेकंड चुटकियों में आपका क्वेश्चन बन करके तैयार है। बाकी के आप एलिमेंट्स को भी मैच करा सकते हैं। ओ यहाँ पर भी सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड है, तो सेकंड नंबर पर हैश। इसके बाद यदि मैं बात करूं एन, यहाँ पर आपका लास्ट एलिमेंट है, तो लास्ट यानी कि यहाँ पर आपको तीसरे एलिमेंट के तौर पर @ देखने को मिलेगा। और एट लास्ट ई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लास्ट एलिमेंट है और इसके लिए कोड आपको यहाँ पर डिवाइडेड बाई देखने को मिल रहा है। यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
तो अगला प्रश्न भी आपको इसी पैटर्न पर बेस्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें जिस वर्ड के लिए आपसे कोड पूछा गया है वो वर्ड है यहाँ पर 10, और अगर हम बात करें वर्ड 10 की तो हम क्या कर सकते हैं, दिए गए शब्दों के अक्षरों का इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर वर्ड को हम फॉर्म कर सकते हैं। टी यहाँ से मिल जाएगा, ई और एन यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टी की तो टी यहाँ पर आपका लास्ट एलिमेंट है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ई तो ई यहाँ पर आपका सेकंड एलिमेंट है, तो सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा कॉपीराइट, जो कि दोनों ही विकल्पों में दिया गया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका एलिमिनेट। और एट लास्ट अगर मैं एन की बात करूं तो एन यहाँ पर थर्ड एलिमेंट है, तो थर्ड एलिमेंट के लिए कोड दिया है डॉलर, यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। अब जो हम चर्चा करेंगे, हम लोग फिर से कंडीशनल कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि सेशन के लास्ट में हम जानेंगे आज के जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसको कराने का मकसद, मोटिव क्या था, ठीक है। तो अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपको अगेन कंडीशनल कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार प्रश्न के जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर हम लोग अप्रोच भी जानेंगे, और बोर्ड पर स्पेस कम होने के कारण हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन को अलग अलग, यानी कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन को अलग और हिंदी वाले क्वेश्चन को अलग पेज पर रखा हुआ है। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों ही छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्लास के बाद इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हिंदी माध्यम वाले छात्र अपना हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश माध्यम वाले जो छात्र हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ पर हिंदी में और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ पर इंग्लिश में सॉल्व कराता चलूं, ठीक है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में ही समझ लेते हैं और अप्रोच भी जान लेते हैं कि इस प्रकार से जब हमसे कंडीशनल कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो आपको इस प्रकार से रो 1 और रो 2 करके संख्याएं दी गई होंगी। हमें क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है। जब हम रो 1 की बात करते हैं तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट हो जाता है आपका 12, और हम रो 2 की बात करते हैं तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट हो जाता है 11। क्लियर। तो जब हम रो 1 की बात करेंगे तो सबसे पहले कंडीशन पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है इफ द इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इवन नंबर यानी कि सम संख्या के जस्ट बाद यदि आपको क्या देखने को मिले, एक पूर्ण वर्ग के रूप में संख्या देखने को मिले, तो आपको क्या करना है, देन दे आर एडेड टू ईच अदर, यानी कि इन दोनों को क्या कर देना, आपस में जोड़ देना। तो इस प्रकार हमारी जो संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 48, और यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें 8। क्लियर। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला इफ द इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, यानी कि एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या के बाद दूसरी सम संख्या आपको देखने को मिले, तो आपको क्या करना है, देन द फर्स्ट नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द सेकंड नंबर, यानी कि 48 को हम क्या कर देंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आपका था 6। क्लियर। यहाँ पर आपका था 6, तो 48 को हम क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली हमको जो यहाँ पर रो 1 के लिए रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें 8। 8 6 कितना होता है 48। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे किसकी, रो 2 की। रो 2 की अगर हम बात करते हैं तो बोला इफ द इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें इफ द इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, तो ये भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें इफ द ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, यानी कि 11 भी ऑड नंबर है और 3 भी क्या एक ऑड नंबर है, तो उस केस में हमें क्या करना है, देन दे आर टू बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, यानी कि दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो 11 3 कितना हो जाएगा 33, और जो बची हुई संख्या है वो क्या है 8। क्लियर। आगे की यदि मैं बात करूं तो यहां पर बोला जा रहा है इफ द इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो ये इवन के बाद ऑड आपको देखने को नहीं मिल रहा। आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला जा रहा है इफ द ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, यानी कि एक ऑड नंबर के बाद आपको इवन नंबर देखने को मिल रहा है। तो करना क्या था हमें, देन द सेकंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, यानी कि सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ पर जो रो 2 है उसके लिए जो हमें रिजल्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा कितना 25। और प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न में हमसे बोला गया है व्हाट इज द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड रो। हमें क्या कर देना है, दोनों को सम कर देना, और दोनों को सम करेंगे तो 25 8 33, यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर हिंदी में सॉल्व करेंगे। तो ये सेम क्वेश्चन आपके पास हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर हिंदी में क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहली कंडीशन की हम बात करेंगे। तो बोला यदि सम संख्या के बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है तो ऐसा होता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यदि सम संख्या के बाद सम संख्या आती है तो आपको ऐसा होता हुआ यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यदि विषम संख्या के बाद विषम संख्या आती है तो ये होता हुआ आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। यदि सम संख्या के बाद विषम संख्या आती है ये आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसमें,
रो 1 में। तो यदि सम संख्या के बाद विषम संख्या आती है तो उस सम संख्या के आधे, यानी सम संख्या की अगर हम बात करें तो 10 है, इसका आधे की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 5 का योग विषम संख्या में होगा, यानी कि 23 + 5 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 28 और बची हुई संख्या की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 14। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ में आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो बोला जा रहा है यदि सम संख्या के बाद विषम संख्या आती है तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगेन हम ऊपर जाएंगे, यहां पर बोला है यदि सम संख्या के बाद सम संख्या आती है, तो यहां पर सम संख्या के बाद आपको सम संख्या देखने को मिल रही है। तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी कि अगर हम यहां पर रिजल्टेंट की बात करेंगे तो हमें पहले यानी कि रो 1 का रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। नेक्स्ट वाले रो की जब हम बात करेंगे तो यहां पर अगर हम बात करें कंडीशन की, तो बोला है यदि विषम संख्या के बाद विषम संख्या देखने को नहीं मिल रहा है, यदि विषम संख्या के बाद एक सम संख्या, यानी कि 5वीं वाली कंडीशन यहां पर आपको फॉलो होती हुई दिखाई दे रही है। यदि विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आती है तो दूसरी संख्या को पहली संख्या से घटाया जाता है, यानी कि 4 को हम 19 में से घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। इसके आगे की यदि मैं बात करूं तो बोला यदि विषम संख्या के बाद विषम संख्या, यानी कि 15 के बाद यहां पर हमें 3 देखने को मिलेगा, तो यानी कि विषम संख्या के बाद विषम संख्या आती है तो उन्हें एक दूसरे से गुणा करना होगा, यानी कि इस बार हम क्या करेंगे 15 × 3, यानी कि रो 2 के लिए जो यहाँ पर रिजल्टेंट हमें देखने को मिल रहा है वो कितना मिलेगा देखने को, 45। क्लियर। अब हम बात करेंगे प्रश्न की। तो प्रश्न में पूछा है पहली और दूसरी पंक्ति के परिणाम में क्या अंतर है या कितने का अंतर है। क्लियर। तो ये आ गया यहाँ पर 2 और ये आ गया यहाँ पर 45, दोनों के अंतर की हम बात करें तो कितना हो जाएगा 43, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ में शुरुआत करेंगे। तो बोला है यदि सम संख्या के बाद एक पूर्ण वर्ग, तो 8 की अगर हम बात करें तो 8 आपका एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें यदि सम संख्या के बाद सम संख्या आती है तो यहाँ पर आपको क्लियरली 64 और 8 दोनों सम संख्या के रूप में देखने को मिल रहे हैं। तो करना क्या हमें, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी कि 64 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू मिलेगी 8 और आगे वाली संख्या लिख लेंगे हम लोग कितना 49। यदि सम संख्या के बाद विषम संख्या आती है, 8 के बाद 49 देखने को मिल रहा है, तो उस सम संख्या के आधे का योग विषम संख्या में होगा, यानी कि 8 का आधा अगर हम बात करें तो 4 और इसका योग हमें करना है विषम संख्या में, यानी कि रिजल्ट की हम बात करें तो रो 1 के लिए रिजल्ट मिल जाएगा हमें कितना 53। क्लियर। बात करते हैं रो 2 की। यदि विषम संख्या के बाद सम संख्या, यदि विषम संख्या के बाद विषम संख्या आती है, यानी कि विषम संख्या के बाद विषम संख्या आपको देखने को मिली, तो करना क्या है, तो उन्हें एक दूसरे से गुणा कर देना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कितना 69 और आगे की संख्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर कितना 58। क्लियर। अब आगे की अगर हम बात करें तो बोला है यदि विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आती है तो दूसरी संख्या को पहली संख्या से घटाया जाता है। दूसरी संख्या 58, पहली संख्या 69, दोनों को अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी संख्या को पहली संख्या में से घटाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा हमें कितना 11। क्लियर। रो 2 के लिए रिजल्ट कितना आ गया 11 आ गया। अब यदि हम पूछे गए प्रश्न की बात करें तो बोला है पहली और दूसरी पंक्ति के परिणाम का गुणनफल क्या है, तो 53 × 11 करोगे तो कितना हो जाएगा 530 + 53, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 583, 583 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो 53 × 10 कर लो 530 और फिर 53 का एक बार 53 ऐड कर दो तो भी मिल जाएगा। और 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका भी है, लास्ट से शुरू करो सिंगल डिजिट से, फिर दोनों को जोड़ेंगे और फिर लास्ट में लिख देंगे 5। ठीक है। तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन के ट्रिक्स ऑलरेडी आपको सिखाए जा चुके हैं, तो आई होप कि यहाँ पर आप ओरली यहाँ पर आंसर निकाल पा रहे होंगे। क्लियर। बात करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले दिन मैं प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बोला जा रहा है यदि सम संख्या के बाद एक पूर्ण वर्ग, तो आपको रो 1 में सम संख्या के बाद पूर्ण वर्ग देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर। रो 1 में आपको यहाँ पर सम संख्या के बाद पूर्ण वर्ग देखने को नहीं मिला। अगले की यदि हम बात करें यदि सम संख्या के बाद सम संख्या, तो ये भी देखने को नहीं मिल रहा है। यदि विषम संख्या के बाद विषम संख्या, ये भी देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें यदि सम संख्या के बाद विषम संख्या आती है तो उस सम संख्या के आधे का योग विषम संख्या में होगा, यानी कि 17 में हम कितना जोड़ देंगे 13 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 30 और आगे बन जाएगा यहाँ पर 6। अब हमें देखना है दो सम संख्या वाली कंडीशन। यदि सम संख्या के बाद एक सम संख्या, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सेकंड वाले में, यदि सम संख्या के बाद सम संख्या आती है तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाएगा, यानी कि 30 को जब आप 6 से विभाजित करोगे तो रिजल्टेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना 5, यानी कि रो 1 का जो रिजल्ट है वो कितना मिल गया आपको 5 मिल गया। क्लियर। अब हम रो 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है,
दोनों विषम संख्याएं देखने को मिल रही हैं। यदि विषम संख्या के बाद विषम संख्या आती है तो उन्हें एक दूसरे से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 15 गुणे 7 की तो हो जाएगा कितना 105 और आगे संख्या मिल जाएगा कितना 30। और नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो पांचवी वाली कंडीशन फॉलो होती हुई दिखाई दे रही है। यदि विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आती है, 105 क्या है विषम संख्या और 30 क्या है एक सम संख्या है, तो यदि एक विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आती है तो दूसरी संख्या को पहली संख्या से घटाया जाएगा। यानी कि 105 में से 30 को घटाओगे तो आपको मिलेगा कितना 75। क्लियर। तो ये रो 2 का क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब हम चर्चा करेंगे किसकी, प्रश्न की। तो बोला है जब दूसरी पंक्ति के परिणाम को पहली पंक्ति के परिणाम से विभाजित किया जाता है, यानी कि 75 डिवाइडेड बाई 5 की अगर हम बात करेंगे तो मिलेगा हमें कितना 15। आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो अगर हम बात करें कंडीशनल कोडिंग की तो कंडीशनल कोडिंग पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। और अब हम यहाँ पर जानेंगे कि आज के सेशन में जो हम लोगों ने कंडीशनल कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करी उसके पीछे का मकसद क्या है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में इस पैटर्न पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। तो कंडीशनल कोडिंग में और यहाँ पर जो प्रश्न आपको देखने को मिला इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशनल कोडिंग भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्वेश्चन जो है वो आपका मिसिंग टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन के तौर पर जानकारी ऑलरेडी दे दी गई है कि आप यहाँ पर किस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते अगर हम बात करें डिजिट्स ऑफ द नंबर्स को। क्लियर। तो यहाँ पर यानी कि आपके पास कुछ कंडीशंस ऑलरेडी दे दी गई हैं। तो जब आप एग्जाम में जाते हैं और इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कंडीशनल कोडिंग मैंने आपको समझा दिया कि कंडीशनल कोडिंग में प्रश्न यहाँ पर किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। दोनों ही यहाँ पर जो कंडीशनल कोडिंग के टाइप ऑफ क्वेश्चन थे उसको भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। साथ ही साथ ये जो एसएससी का क्वेश्चन है ये भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। क्लियर। अगर हम यहाँ पर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर बोला है नोट ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट्स। एग्जाम्पल के लिए बोला है 13 सच एज एडिंग डिलीटिंग मल्टीप्लाइंग एक्सेट्रा टू 13 कैन बी परफॉर्म्ड ब्रेकिंग डाउन 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed। यानी कि यहाँ पर आपको कंडीशन दे दिया गया। जबकि हम मिसिंग टर्म की बात करते हैं या मिसिंग नंबर की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी गई होती। क्लियर। यानी कि यहाँ पर आपको निकालना तो मिसिंग टर्म है लेकिन इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। तो यही एक मुख्य कारण था कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में क्या किया, कंडीशनल कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस की भी चर्चा करी ताकि एग्जाम में आप इस प्रकार के प्रश्नों को देखें तो कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन के तौर पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, प्रश्नों को बनाना है। तो फिलहाल हम चर्चा कर लेते हैं दिए गए प्रश्न की कि प्रश्न को हमें कैसे बनाना है और इस कंडीशन को आप यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ के समझ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि PDF जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं संख्या को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 की अगर हम बात करें पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि को 13 पर ही किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़कर फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाओं को करने की अनुमति नहीं है। जबकि हम मिसिंग टर्म की अगर बात करें तो मिसिंग टर्म में बिल्कुल ये अलाउड होता है, आप उनके डिजिट्स के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं और एज वेल एज अगर हम बात करें तो होल नंबर के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। फिलहाल हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न की। तो प्रश्न की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 257 और 7, यानी कि इस प्रकार से भी हो सकता है और इस प्रकार से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको जैसा कि पंक्ति के रूप में दिया गया, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे पंक्तियों के साथ। क्लियर। जब हम पंक्तियों की बात करते हैं तो 7, 57 और 2 आपको देखने को मिल रहा है। तो 7, 2 से 57 कैसे बना ले। बेसिकली हम यही करते हैं कि छोटे नंबर्स में मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करके हम बड़े नंबर को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अगर 57 क्या होता है, इनका मल्टीपल होता है या इन दोनों के सम का मल्टीपल होता है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं और ऐसा होता हुआ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट ही लॉजिक पर आऊंगा और लॉजिक की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो लॉजिक की अगर हम बात करें तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है कितना 49 और 2 के क्यूब की अगर हम बात करें तो क्या होता है 8। इन दोनों का सम करेंगे तो मिल जाएगा हमें मिड वाला नंबर। नेक्स्ट वन में क्या ये फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 3 के अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और 6 के अगर हम क्यूब की बात करें तो कितना होता है 216। इन दोनों का सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 200
25। इसी प्रकार अगर हम बात करें 2 के स्क्वायर की तो कितना होता है 4, और 5 के हम क्या करते हैं क्यूब की बात करते हैं तो कितना होता है 125। इन दोनों का सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 129, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए के तौर पर। क्लियर। तो अगर हम बात करें आज के सेशन की तो कंडीशनल कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन हो या एसएससी के जो लेटेस्ट पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इस पर आधारित प्रश्न हो, प्रश्न कैसा भी हो, आपने यदि सेशन अटेंड किया है तो आपसे प्रश्न बनना चाहिए। जैसे कि मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि एग्जाम कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, यदि आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यदि आप अपना टाइम दे रहे हैं, यदि आप सेशन अटेंड कर रहे हैं तो एग्जाम में प्रश्न आपसे बनने चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर आपको मैं सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराते चल रहा हूँ। साथ ही साथ जितना हो सक रहा है हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हुए भी चल रहे हैं। किसी भी रट्टा मार प्रक्रिया को यहाँ पर फॉलो नहीं करना, टॉपिक कोई भी हो। इवन जब हम बात करेंगे क्लॉक और कैलेंडर की भी, तो क्लॉक में आपको किसी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, कैलेंडर में आपको किसी कोड को रटने की आवश्यकता नहीं है। हर एक टॉपिक को हम लोग बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें कोडिंग एंड डिकोडिंग की तो कोडिंग डिकोडिंग यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।